Hello students, welcome to City Online Classes. Myself Anjali Singh. I am teaching you Banking Operation Semester 2 Unit 1 and Lecture 1. So today's topic is Reserve Bank of India Act 1934. जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बस यही अपना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट था 1934 इसके बारे में डिस्कस किया था। इसका जो चैप्टर 1 था दैट इज़ प्रिलिमिनरी, उसके बारे में हम लोगों ने इसमें डिस्कशन किया था। एंड आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इसी एक्ट के जो चैप्टर सेकेंड है, ठीक है, चैप्टर सेकेंड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर सेकेंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो उसमें हम अगर देखें तो फर्स्ट हमारा क्या है चैप्टर सेकेंड में, दैट इज़ इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस की बात हो रही है इसमें। तो फर्स्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिजर्व बैंक, कि जो रिजर्व बैंक है उसे कैसे एस्टैब्लिश किया गया, कैसे इनकॉर्पोरेट किया गया। सो अ बैंक टू बी कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया shall be constituted for the purpose of taking over the management of the currency from the central government and of carrying on the business of banking in accordance with the provisions of this act है, ठीक है। तो जो आपका ये बैंक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं RBI, वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, वो बनाया गया था किस लिए, बेसिकली जो उसका पर्पस था वो क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की करेंसी थी, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की करेंसी को मैनेज करने का वर्क था उसको टेक ओवर करने के लिए ये बैंक बनाया गया था। एंड ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट है। एंड इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या था, जो बैंकिंग बिजनेस था उसको कैरी करने के लिए ये बैंक क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया था। कौन सा बैंक, दैट इज RBI। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसका देखें तो द बैंक शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील एंड शैल बाय द सेड नेम स्यू एंड बी स्यूड है, ठीक है। तो आपका जो बैंक था दैट इज उसको कौन सा बैंक है आपका, बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, उसके नाम से पता चल रहा है कि वो क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, दैट इज द RBI। एंड इसकी क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है। आई होप आपको परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग पता होगा। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है जो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है, जो कंटिन्यू चलता रहेगा, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना, जिसकी लाइफ बहुत लॉन्ग टाइम की है, तो वो क्या है, उसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, दैट इज़ निरंतर। एंड कॉमन सील की बात करते हैं तो इसकी क्या है, अपनी एक कॉमन सील है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। एंड शैल बाय द सेड नेम स्यू एंड बी स्यूड है, और ये अपने नाम से ही किसी को भी श्यू कर सकते हैं एंड अपने नाम से ही क्या कर सकते हैं, कोई इनको भी श्यू कर सकता है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा टॉपिक क्या है इसमें, दैट इज कैपिटल ऑफ द बैंक, ठीक है, कि जो बैंक का कैपिटल क्या है। तो द कैपिटल ऑफ द बैंक शैल बी 5 करोड़ ऑफ रुपीज़। तो जो कैपिटल है बैंक की वो कितनी होनी चाहिए, 5 करोड़ रुपीज़ होनी चाहिए, ठीक है। एंड ऑफिसेस, ब्रांचेस एंड एजेंसीज की बात हो रही है। एंड द बैंक शैल एज सून एज मे बी एस्टैब्लिश ऑफिसेज इन बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली एंड मद्रास एंड मे एस्टैब्लिश ब्रांचेस और एजेंसीज इन एनी अदर प्लेस इन इंडिया और विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एल्सवेयर है। तो जो बैंक है, अगर हम इसकी ब्रांचेस और ऑफिसेज की बात करें तो जो बैंक है वो क्या है, सेल एज सून एज मे बी एस्टैब्लिश ऑफिसेज, इसको जल्द से जल्द अपनी जो ऑफिसेज थी वो इस्टेब्लिश करनी थी, कहाँ पे, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली एंड मद्रास में, ठीक है। इन्हीं 4 सिटीज़ जो थी हमारी, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना था, जो अपने ऑफिसेज थे उन्हें इस्टेब्लिश करना था। उसके बाद में इस्टेब्लिश ब्रांचेस, इसके बाद में ये अपने ब्रांचेस और अपनी जो एजेंसीज हैं वो इंडिया के अदर प्लेसेस में भी इस्टेब्लिश कर सकते थे और विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एल्सवेयर है। नेक्स्ट हमारा देखें दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम गिव सच डायरेक्शंस टू द बैंक एज इट मे आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द बैंक
कंसीडर नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, टाइम टू टाइम डायरेक्शंस दे सकती है किसको, बैंक्स को, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप के आपके कंट्री में बैंक्स हैं उन्हें डायरेक्शन देने का काम कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एंड आपका क्या है, सॉरी, आपका जो डिफरेंट टाइप्स के जो बैंक हैं उनको डायरेक्शन देने का काम कौन करती है, आपकी आरबीआई करती है। बट आरबीआई को डायरेक्ट कौन करता है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और क्या है, गवर्नर के कंसल्टेशन के बाद में, ठीक है। ऐसे ही नहीं है आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई चीज़ जो है सेंट्रल बैंक के ऊपर लगा देती है। वो क्या करती है, वो पहले जो गवर्नर हैं आपके आरबीआई के उनसे कंसल्ट करती है, उनसे कंसल्टेशन के बाद में ही क्या है वो जो उनका मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसे वो डिसाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज देखें, दैट इज सब्जेक्ट टू एनी सच डायरेक्शंस द जनरल सुपरिटेंडेंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ द अफेयर्स एंड बिजनेस ऑफ द बैंक शैल बी इंटरेस्टेड टू अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच मे एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड डू ऑल एक्ट्स एंड थिंग्स विच मे बी एक्सरसाइज्ड और डन बाय द बैंक है। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट टू एनी सच डायरेक्शंस, जो हमारे क्या हैं, जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस देती है किसको, हमारे जो सेंट्रल बैंक है उसको, ठीक है। तो उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग क्या है, जो जनरल सुपरिटेंडेंट है, ठीक है। एंड जो डायरेक्शंस हैं ऑफ द अफेयर्स, किसका, जो अफेयर्स का डायरेक्शन होता है कि किस तरह से काम करना है, बिजनेस किस तरह से करना है, तो वो कौन देखता है, ये जो डायरेक्शन कौन देता है, इंटरेस्टेड टू अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। इसे कौन देखता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं कि वो जो बैंक है वो किस तरह का बिजनेस करेगा, ठीक है, कौन कौन से अफेयर्स में पार्ट लेगा। विच में एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड डू ऑल एक्ट्स एंड थिंग्स विच में बी एक्सरसाइज और डन बाय द बैंक है। तो जो सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या हैं, वो सारे पावर्स को एंड सारे एक्ट्स को एक्सरसाइज करते हैं जिन्हें बैंक कर सकता है। थर्ड वन इज देखें तो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड in regulations made by the central board the governor and in his absence the deputy governor nominated by him in his behalf है। तो क्या है कि अगर क्या है कि सेव एज अदरवाइज इन रेगुलेशन मेड बाय द सेंट्रल बोर्ड, अगर क्या है जो रेगुलेशंस बनाए हैं किसने, सेंट्रल बोर्ड ने बनाए हैं, ठीक है। तो अगर गवर्नर क्या है, अब तो द गवर्नर एंड इन हिज एब्सेंस द डिप्यूटी गवर्नर। तो अगर क्या है, अगर सेंट्रल बोर्ड नहीं है तो उनके एब्सेंस पे कौन वो चीज़ देखेगा, गवर्नर देखेंगे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, सारे अफेयर्स को एंड बिजनेस को। जो पावर्स होंगी वो किसके पास होंगी, गवर्नर के पास होंगी। एंड अगर क्या है, अगर गवर्नर भी नहीं है, गवर्नर एब्सेंट है, तो ये पावर किसके पास चली जाएगी, दैट इज डिप्यूटी गवर्नर के पास में। और इसको कौन नॉमिनेट करता है, नॉमिनेटेड बाय हिम इन हिज बिहाफ है। गवर्नर हैं, जो गवर्नर क्या करते हैं, डिप्यूटी गवर्नर को नॉमिनेट करते हैं अपने खुद के बिहाफ पे। shall also have powers of general superintendence and direction of the affairs and the business of the bank है, ठीक है। तो जब क्या होगा, सेंट्रल बोर्ड नहीं होगा तो गवर्नर है, तो गवर्नर जो है वो एक्सरसाइज करेंगे सारे पावर्स को, जो जितने भी सुपरिटेंडेंट्स एंड डायरेक्शंस एंड अफेयर्स एंड बिजनेस से रिलेटेड जो पावर्स थे वो कौन एक्सरसाइज करेगा, गवर्नर। बट अगर इन केस के क्या है, गवर्नर भी एब्सेंस है, ठीक है, तो गवर्नर के एब्सेंस में कौन देखेगा, जो आपके डिप्यूटी गवर्नर हैं वो देखेंगे, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स है, कि जो आपका सेंट्रल बोर्ड है वो बनता कैसे है, ठीक है, और उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका टर्म क्या है, ऑफिस का। तो द सेंट्रल बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टर्स, कौन कौन से हैं आपके, नेमली a governor and not more than 4 deputy governors to be appointed by the central government है, ठीक है। तो एक गवर्नर होते हैं एंड नॉट मोर देन 4 डिप्यूटी गवर्नर्स, एक तो गवर्नर आपके यहाँ होंगे ही होंगे और 4 डिप्यूटी गवर्नर से ज़्यादा नहीं, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करती है, एक गवर्नर को अपॉइंट करती है और साथ में 4 डिप्यूटी गवर्नर्स को अपॉइंट करती है, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन देखें तो 4 डायरेक्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 फ्रॉम ईच ऑफ द 4 लोकल बोर्ड्स एज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेक्शन 9 है।
एंड जो आपके क्या है 4 डायरेक्टर्स हैं वो नॉमिनेट होते हैं किसके थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, 1 फ्रॉम ईच ऑफ द 4 लोकल बोर्ड्स हैं। और उसमें से क्या है जो एक होंगे वो मतलब उनमें से जो आपके 4 होंगे उनमें से एक क्या होंगे, लोकल बोर्ड से होंगे, ठीक है। सेकेंड वन इज देखें हम तो 10 डायरेक्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड जो बचे हुए आपके 10 डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें कौन नॉमिनेट करता है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। एंड 1 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है। और इसके साथ में क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो भी नॉमिनेट होते हैं किसके थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। द गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर shall devote their whole time to the affairs of the bank and shall receive such salaries and allowances as may be determined by the central board with the approval of the central government the case may be है, ठीक है। तो आपका क्या है जो गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर होते हैं वो अपना होल टाइम, अपना सारा टाइम जो है वो किसको देते हैं, बैंक को देते हैं, ठीक है। अपना पूरा टाइम वो कहाँ पे रहते हैं, मतलब जो वो बैंक में रहते हैं, ठीक है, बैंक के काम से रिलेटेड रहते हैं। एंड शैल रिसीव सच सैलरीज है, और उसके लिए वो क्या है सैलरीज रिसीव करते हैं एंड अलावेंसेज रिसीव करते हैं एज मे बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बोर्ड। जो भी सेंट्रल बोर्ड ने डिसाइड किया होगा सैलरी एंड अलावेंसेज उसे वो रिसीव करते हैं। और किसके अप्रूवल के साथ में, विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस में भी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, गवर्नर या फिर डिप्यूटी गवर्नर की, तो वो क्या है अपना पूरा टाइम क्या करते हैं, बैंक के अफेयर्स में लगाते हैं, ठीक है। अपना पूरा टाइम क्या है वो बैंक के काम के लिए डिवोट करते हैं। एंड उसके लिए उन्हें क्या है, उसके लिए उन्हें सैलरी एंड अलावेंसेस प्रोवाइड की जाती है। और वो सैलरी और अलावेंसेस कौन डिसाइड करता है, दैट इज़ बोर्ड, सेंट्रल जो बोर्ड होते हैं वो डिसाइड करते हैं। बट उसके साथ में किसकी अप्रूवल चाहिए होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। A deputy governor and the director nominated under clause D of subsection 1 may attend any meeting of the central board and take part in its deliberations but shall not be entitled to vote as the case may be है। तो अगर हम बात करें कि इसकी जो डिप्यूटी गवर्नर होते हैं एंड जो डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, जो कि नॉमिनेट होते हैं किसके थ्रू, अंडर द क्लॉज डी, क्लॉज डी के अंदर नॉमिनेट हो रहे होते हैं। और सब सेक्शन कौन सा है, 1 है। उनको क्या है कि वो अटेंड करेंगे, क्या जितनी भी सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग होगी वो अटेंड कर सकते हैं और वो पार्ट ले सकते हैं किसमें, वोटिंग में, ठीक है। तो वो क्या है जो आपके डिप्यूटी गवर्नर हैं वो क्या है वो पार्ट ले सकते हैं, वो सारी की सारी जो मीटिंग है उनमें क्या करेंगे उनको अटेंड कर सकते हैं और पार्ट ले सकते हैं किसमें, जो वोटिंग के जो होती है उसमें वो पार्ट ले सकते हैं। The governor and a deputy governor shall hold office for such term not exceeding 5 years as the central government may fix when appointing them and shall be eligible for reappointment है। तो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम गवर्नर की बात करें एंड डिप्यूटी गवर्नर की बात करें तो वो ऑफिस कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, 5 ईयर्स तक, ठीक है। वो कितने टाइम तक अपनी ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, 5 ईयर्स तक होल्ड कर सकते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स करती है उनके, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स व्हेन अपॉइंटिंग देम है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनका टर्म फिक्स करती है, दैट इज़ 5 ईयर एंड शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट है, ठीक है। वो और वो क्या है वो एलिजिबल होते हैं कि वो वापस से एज अ गवर्नर एंड अ डिप्यूटी गवर्नर रीअपॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें हम तो नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड मेयरली ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड है। तो कोई भी एक्ट या फिर कोई भी प्रोसीडिंग जो है बोर्ड की शैल बी क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। मतलब अगर जो बोर्ड है वो कोई एक्ट कर रही है ऐसा, ठीक है, जो कि हमारे कंट्री के हित में नहीं है, लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है, तो उसे क्या है उसे क्वेश्चन किया जा सकता है। मतलब वो भी जो एक्शन ले रही होगी या फिर जो भी क्या कहते हैं जो भी वो अफेयर्स कर रही होगी या जो भी डायरेक्शंस दे रही होगी, जो भी पॉलिसी या कुछ भी वो बना रही होगी, तो उसके ऊपर क्या है उसके जो प्रोसीडिंग्स हैं, उसकी जो एक्ट है, नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड मेनली ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी है, ठीक है। तो उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। और एनी डिफेक्ट इन द
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आ रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर रीनॉमिनेशन है। अब अगर कोई डायरेक्टर है वो क्या हो रहे हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, मे बी क्या है वो इस ईयर रिटायर होने वाले हैं और उसी ईयर में वापस से क्या है नॉमिनेशन होना है, ठीक है, सॉरी नॉमिनेशन नहीं, अगर फिर से क्या है अपॉइंटमेंट होना है तो वापस से वो खुद को रीनॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, वो वापस से नॉमिनेशन में जा सकते हैं, मतलब वो वापस से उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए कह सकते हैं हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें दैट इज़ हमारा क्या है लोकल बोर्ड्स देयर कॉन्स्टिट्यूशंस एंड फंक्शंस की बात कर रहे हैं हम। So, a local board shall be constituted for each of the 4 areas specified in Schedule 1 and shall consist of 5 members to be appointed by the central government to represent as far as possible है, ठीक है, and territorial and economic interest and the interest of cooperative and indigenous bank है। तो आपका जो लोकल बोर्ड है वो क्या है, हर जो आपके 4 एरियाज हैं जो स्पेसिफाइड हुए हैं कि इसमें शेड्यूल 1 में, वहाँ पे वो क्या किए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे और उसमें 5 मेंबर्स होंगे जो कि अपॉइंटेड होंगे किसके थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एज फार एज पॉसिबल एंड टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट ऑफ कॉरपोरेटिव एंड इंडिजीनियस बैंक की अगर हम बात करें। The members of the local board shall elect from amongst themselves one person to be the chairman of the board है। तो जो मेंबर्स होते हैं लोकल बोर्ड्स के वो उनमें से ही जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से ही क्या किए जाएंगे, इलेक्ट किए जाएंगे, और उन पर्सनस में ही क्या होगा, एक पर्सन क्या होगा, चेयरमैन होगा किसका, बोर्ड का। तो एवरी मेंबर ऑफ अ लोकल बोर्ड shall hold office for a term of 4 years and thereafter until his successor shall have been appointed and shall be eligible for reappointment है। तो जितने भी मेंबर होते हैं किसके, लोकल बोर्ड के, वो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं कितने टाइम के लिए, 4 ईयर्स के लिए, एंड तब तक जब तक कि क्या है उनका जो सक्सेसर होगा, ठीक है, उनके बाद का जो उत्तराधिकारी कह सकते हैं वो होगा, वो अपॉइंट नहीं हो जाता है, और या फिर क्या है जो रीअपॉइंटमेंट नहीं हो जाती है उनकी, ठीक है, तब तक के लिए वो क्या है ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। एंड ये क्या है, ये जो है ये जो मेंबर लोकल बोर्ड्स के जो मेंबर होंगे वो एलिजिबल होते हैं किसके लिए, रीअपॉइंटमेंट के लिए, मीन्स अगर वो वापस से बनना चाहते हैं उसके मेंबर तो वापस से क्या कर सकते हैं, उसके लिए वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो आ लोकल बोर्ड शैल एडवाइज द सेंट्रल बोर्ड ऑन सच मैटर्स एज मे बी जनरली और स्पेसिफिकली रेफर टू इट एंड शैल परफॉर्म सच ड्यूटीज एज द सेंट्रल बोर्ड में डेलीगेट टू इट है। तो जो लोकल बोर्ड है वो क्या करेंगी, वो एडवाइज करेंगे किसको, सेंट्रल बोर्ड को, ऑन सच मैटर्स एज मे बी जनरली और स्पेसिफिकली रेफर्ड, उन मैटर्स पे जो कि जनरली या फिर स्पेसिफिकली उन्हीं को दिए गए होते हैं, ठीक है, उन्हीं को वो मैटर्स दिए गए होते हैं, उस पर वो क्या है वो एडवाइस करती हैं, एंड शैल परफॉर्म सच ड्यूटीज एज द सेंट्रल बोर्ड में डेलीगेट टू इट है, ठीक है, और वो क्या है, और वो उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करती हैं जो कि सेंट्रल बोर्ड ने जो उन्हें डेलीगेट कर रखी होगी। तो क्या है, जो लोकल बोर्ड है वो एडवाइस करती है किसको, सेंट्रल बोर्ड को, ठीक है, उन मैटर्स पर जिन मैटर्स को उनको स्पेशली जो है स्पेसिफिकली दिया गया है कि आप इसको देखिए और इस पर एडवाइज करिए। एंड दूसरा क्या है कि वो सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करती हैं जो कि सेंट्रल बोर्ड ने उन्हें डेलीगेट किया होगा। सो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारा क्या है आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अभी हमारा जो चैप्टर 2 है वो एंड नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे चैप्टर 2 में अभी बची हुई हैं। तो जो बाकी की जो चीज़ें हैं हमारी चैप्टर 2 की वो हम क्या करेंगे, अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, एंड आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में डाउट है तो आप लोग पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।